हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीटेट 2018 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, मैं पूरा पेपर ही आपको करवा रहा हूँ। ओके ना? तो आप लोग देखिए किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, अपना लेवल आप लोग चेक करें। ओके ना? देखिए मैं बता देता हूँ, लैंग्वेज में आपका हिंदी है चाहे वो इंग्लिश हो, इसमें 15 क्वेश्चन आपके जो है पेडागॉगी के पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश काव्यांश के रहने वाले हैं। ग्रामर के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलेंगे लैंग्वेज पोर्शन में। तो आपको ग्रामर नहीं तैयार करनी है, आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पेडागॉगी अच्छे से तैयार करिए और जो पैसेज होते हैं उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। बस ग्रामर आपको नहीं तैयार करनी है इसके लिए, ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ये आपका गद्यांश है, तो इसको हम पढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको गद्यांश करने का जो तरीका है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है। ये आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि लोग जो है किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? स्वतंत्रता से, समानता से, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, या उपयुक्त सभी। एक बात नोट कर लेना, सीटेट एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिख रहा है, तो आंख मूंद के लगा दीजिए। 99% आंसर जो आपका होगा वो सही होगा। 100% मैं बोल रहा हूँ आपका आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन। ठीक है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उपयुक्त सभी लगाइए, 100% आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? इसको नोट कर ले लेना। अब यहाँ पे पैसेज आपको पढ़ लेना है गद्यांश को। यहाँ पे देखिए कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थे। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें जो है भाग लिया। वे स्वतंत्रता, यहाँ पे देखना, वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। ठीक है ना? यहाँ पे स्वतंत्रता से, समानता से और निर्णय प्रक्रिया से। अब ये देखिए ऑप्शन में है ना, ये स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? प्रश्न क्या था कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी से। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे आपका 91 था तो 92 का हम देखते हैं। 92 क्या पूछ रहा है कि आज़ादी के लिए जो है संघर्ष किसने चलाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, या ब्रिटिश सरकार ने, या सदस्यों ने? बताइए, 92 को जवाब दीजिए। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? यहाँ पे देखिए, जैसे आप कैसे ढूंढेंगे ये आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया, तो ये आज़ादी वर्ड आप देखिए, शब्द देखिए, इसमें कहीं पैसेज में है, स्टार्टिंग में ही यहाँ पे है कि इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। जनता ने, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए ना, देश की जनता ने, ये ऑप्शन दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे गद्यांश किया जाता है। तीसरा क्या है, यानी कि 93 वाला क्या है कि निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का कौन सा हिस्सा है? निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का कौन सा हिस्सा है? समानता का है, स्वतंत्रता का है, और विचारों की अभिव्यक्ति का है। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक और तो है नहीं है कि ये फार्मूला लगा दें तब आने लगेगा। तो गद्यांश काव्यांश की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। अभी बहुत पर्याप्त समय है, तो गद्यांश काव्यांश में उतना वो नहीं है। आंदोलन का क्या असर पड़ा था? जब इस पैसेज को आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आंदोलन का जो असर पड़ा था वो असर पड़ा था कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी थी। तो यहाँ पे 94 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की क्या मांग थी? यहाँ पे कांग्रेस की क्या मांग थी? तो इस जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो कांग्रेस की जो इसमें मांग थी, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों वो। ठीक है, यही कांग्रेस की मांग थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए इसमें। तो सबसे सटीक सार्थक वाक्य जो इसमें है आपका ये वाला कि संघर्ष मनुष्य को निखारता है। ठीक है ना? चलिए, खुलेआम शब्द का सबसे जो है सार्थक प्रयोग क्या है? खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग, तो ये वाला, खुलेआम बुराइयां हो रही थी। 97 आपका हो गया। अब दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? दबाव शब्द का प्रयोग, देखिए जो आपका गद्यांश रहेगा, आपको गद्यांश से ही उत्तर ढूंढना है, एक्स्ट्रा माइंड अपना यूज नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। तो दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? ये हवा का दबाव कम हो गया, यहाँ पे होगा। ठीक है ना? चलिए,
99 क्या कह रहा है, 99 आपका यहाँ पे है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत चाह रहा था। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा था, सहयोगी की ओर। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 का देखिए यहाँ पे कि चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है क्या, चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है क्या। 100 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हंड्रेड का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय था गंभीर आवाज। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में जो है खो चुका है के मायने हैं डैश अंतरे को गाते हुए भटक जाता है या लीन हो जाता है या बेसुरा हो जाता है या बेलकाम हो जाता है, तो वो जो है लीन हो जाता है। तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अनहद शब्द में उपसर्ग है, यही ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अनहद आपको वही गद्यांश में ही देखने को मिलेगा। बताइए भाई सब लोग आंसर दीजिएगा। इसमें तो गद्यांश देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी मैं आपको ये जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसको मैं सेंड कर दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप लोग इसकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, सर्च भी कर सकते हो। अनहत में आपका जो उपसर्ग है अन उपसर्ग है, 102 का जो है आपका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ये कविता है, मैं कविता आपको नहीं दिखाया हूँ ना, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। कविता इसकी ये आपकी है कविता, ये है ना, ये कविता है। तो इसमें तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैं अच्छे से भेज दूंगा। यहाँ पे देखना, ये 99 से 105 तक में ये कविता को पढ़कर उसका उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है ना। चलिए मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। उसके बाद राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या है, बुझता हुआ स्वर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संगतकार का अर्थ क्या होता है, संगतकार का, तो संगतकार का अर्थ होता है गाय को बिखरने से बचाने वाला। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ढांढस बांधाना का अर्थ क्या है, तो ढांढस बांधाना का जो है अर्थ होता है तसल्ली देना। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 106 से देखते हैं। अब आपके जो है पेडागॉजी के जो प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्या है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण हो और रोचक जो है सामग्री सुनने पढ़ने को मिले और चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। तो यहाँ पे पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तो यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 107 वाला क्या पूछ रहा है प्रश्न, यहाँ पे देखिए कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का जो है माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने का माध्यम है या पढ़ने का माध्यम है या बातचीत का माध्यम है या सुनने का माध्यम है, किसका माध्यम है बताइए। 107 का जवाब दीजिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे बातचीत आपका आ जाएगा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की यहाँ पे अगले प्रश्न का जवाब देंगे कि लड़के जो है होकर रोते हो यह कथन है किसका। बच्चों को बच्चों की जो है दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करना, या भाषा को जो है अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, या भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। 108 का बताइए, लड़के होकर रोते हो यह कथन कि भाषा को जो है जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, या कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, ये वाला कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। 109 का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में जो है
क्या देना चाहिए, बताइए क्या देना चाहिए एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में? तो एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में जो है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन पर आपकी राय क्या है, ये आपको बताना है। ये जो आपका कथन है इस पर राय क्या है? यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के अभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी सीटेट यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दो जितने हम लोग क्लास को देख रहे हो। तो कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर जो आपकी राय है क्या है कि यह बहुत हद तक संभव है। 111 का यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 112 नंबर देखते हैं हम। ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं। भाषा सभी विषयों में जो है पढ़ने में है या अध्यायों में है या केंद्र में है या प्रारंभ में है। तो भाषा सभी विषयों के किस में है ये आपको बताना है। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, या जो है सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में भी इस कविता समझते हैं, या कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी हुई जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। 113 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो कविता एक निश्चित अर्थ होता है, कविता का जो एक अर्थ होता है वो निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि कवि ने जो है कविता का एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। तो यहाँ पे 113 का जो आपका होगा आंसर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है, क्या मिलती है, बताइए सब लोग। आप मानते हैं अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से जो होता है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की क्षमता बनती है, समझ बनती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 115 नंबर देखिए, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है क्या? हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान की भाषा को समझना, या विज्ञान विषय को गहराई से जानना, या विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना। तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है हिंदी की भाषा को समझना होता है, ठीक है ना। 115 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, या व्याकरण सम्मत जो है भाषा को देखना होगा, या अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, या लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए जो है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। तो यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है क्या? पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, या पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या पाठ कठिन और अस्पष्ट है, या विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। 117 का जवाब दीजिए सब लोग। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग 118 वाला, कि आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? पाठों को समझने में मदद करते हैं, या बच्चों को तार्किक बनाते हैं, या बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं? तो अभ्यास क्या है ये आपको बताना है। अभ्यास, तो अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं। 118 का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है क्या? बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के लिए अवसर देना, या पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना।
तो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का जो उद्देश्य होता है वो होता है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। अवसर देखिए ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है, तो वो आपका सही होता है, ठीक है ना। चलिए और भी बताऊंगा, और थोड़ा एग्जाम नज़दीक आने चाहिए तो नेगेटिव जो पॉजिटिव टैग वर्ड है उनको मैं बता दूंगा। बहुत प्रश्न आप लोग 40 से 50 प्रश्न केवल टैग वर्ड से ही आप करके आएंगे, ठीक है ना। तो अभी कभी सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी टैग वर्ड की क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगला प्रश्न क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के जो है उपयुक्त साधन देंगे, या उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधियां देंगे, या उनसे कम गतिविधियां कराएंगे? तो 120 का राइट आंसर क्या होगा? यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने की उपयुक्त साधन देंगे, तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन जो कि सीटेट 2018 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी कभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी सीटेट फॉर्म से रिलेटेड अपडेट हैं, जो भी क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।